बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से बिहार में बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां जो है तरह तरह के दावे करती हुई नज़र आ रही हैं। कई पार्टियां ऐसी दावे कर रही हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी 1 घंटे के अंदर सबसे पहला काम ऐसा होगा कि शराबबंदी के कानून को वापस ले लिया जाएगा। वहीं एक राजनीतिक पार्टी ने तो यह भी दावा कर दिया है कि जितनी भी महिलाएँ हैं उनको माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। साथ ही साथ जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यह वादा किया है बिहार की जनता से कि 50 साल से ज़्यादा जितने लोग हैं, वृद्ध लोग जो हैं, उनको प्रत्येक माह 2000 रुपये दी जाएगी। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए समाजसेवी मनीष सिंह जी हैं, तरैया से इनका संबंध है और हमारे साथ फिलहाल पटना में हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो दावे कर रही है वो कितना सफल होगा और कितना अपने विश्वास पे खरा उतरेगी, अपने वादों पे कितना खरा उतरेगी। सबसे पहले मनीष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम नमस्कार करता हूं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल ये कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ जो दावे कर रही है, कितनी सच्चाई उसमें दिख रही है आपको? मुझे लगता है कि जितना भी पार्टी है वो पुराना पार्टी हो या चाहे नया पार्टी हो, और जो दावा कर रहा है तो इसमें कोई हमको दम नहीं दिख रहा है। विपक्ष में, खास करके विपक्ष में कोई दम नहीं दिख रहा। अभी आपने कहा कि शराबबंदी को लेके बहुत लोग दावा कर रहे हैं, तो मेरे समझ से नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी केवल बुराई के पात्र नहीं हैं, बड़ाई के भी पात्र हैं। और ये जो शराबबंदी कानून बनाया नीतीश कुमार जी ने, वो बहुत अच्छा कानून है और उसका मैं पूरे बिहार के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इस शराबबंदी कानून के माध्यम से तो लोगों को बेइज्जत नहीं होना पड़ रहा है रोड पर, लोग किसी को गाली नहीं दे रहा है कहीं भी, या किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं हो रहा है। एक तरीक़ा से मन में डर है कि नहीं, शराब पीना गलत काम है और उस गलत काम से बचने के लिए लोग चोरी छुपे काम कर रहे हैं। आप अंदर क्या कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा बहस नहीं है, लेकिन सामने से जहाँ तक सरकार का पहुँच है, जहाँ तक पकड़ है, सरकार अपने स्तर से हर एक तरीक़ा से शराबबंदी को विफल करने में लगा हुआ है। और विपक्ष जो है शराबबंदी को विफल करने में लगा हुआ है और सरकार और प्रशासन चाह रही है कि किसी तरीके से सफल हो। 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी और 2016 के बाद अब तक लाखों लोग जेल जा चुके हैं। कई लोग जो हैं कि शराब पी करके पकड़े गए हैं और विपक्ष के नेताओं का ही आरोप है कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, चूँकि होम डिलीवरी हो रहा है। देखिए, इसमें विपक्ष का ही केवल दोष दे दिया जाए, ये भी मेरे समझ से सही नहीं है। सबसे बड़ा बात है पब्लिक का। अगर पब्लिक अगर ठान ले कि नहीं हमको सही काम करना है, तो विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं इसमें कर सकता है। और ये शराबबंदी कानून जो लागू हुआ तो आम पब्लिक के लिए लागू हुआ, वैसे लोगों के लिए लागू हुआ कि जो 200 कमाते हैं और कर्जा लेके 400 का दारू पी जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये कानून वरदान साबित हुआ और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए इस कानून को लागू करने के लिए। उन महिलाओं से पूछिए कि जिनका पति शराब पी के आता था, उन बच्चों से पूछिए जिनका पिता शराब पी के आता था और उनको मारता था, पीटता था, गाली देता था, या वैसे इज्जतदार लोगों से पूछिए कि गांव का कोई भी दारूबाज या क्या बोलते हैं उसको, अपने भाषा में बोले तो पियक्कर, उनको बेइज्जत कर देता था। इस चीज़ से तो बच रहे हैं। पियक्कर के मन में तो डर है कि अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर किए तो पुलिस प्रशासन हमको उठा के ले जाएगा, हमको जेल में डाल देगा, हमको सज़ा मिलेगा। तो इसलिए तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए और जाए, शराबबंदी कानून को बंद नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू लागू रखा जाना चाहिए और आगे निरंतर। हाँ, वैसा ही जिनको आदत है कि हम दारू पिएंगे ही, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट बना दिया जाए, पियक्कर का उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि भाई राज्य स्तरीय पियक्कर हैं, इनको प्रतिदिन 1 बोतल या जो भी 2 बोतल इनको दिया जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया। हो सकता है कि कई पार्टियां इस बात को उठा भी ले कि हाँ अब राज्य स्तरीय पियक्कड़ का सर्टिफिकेट भी बांटने लगे। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पक्ष भी दोषी नहीं है, विपक्ष भी दोषी नहीं है, इसमें तो जनता को समझना चाहिए कि शराबबंदी कानून जो लागू है उसको पालन करना चाहिए। शराब आ कैसे रहा है, सरकार की सोच, सरकार को तो इस पर सोचनी चाहिए। बिहार के अंदर शराब तो आ रहा है ना।
तो शराब आ रहा है तो सरकार अपने स्तर से तो लगा ही हुआ, अगर प्रशासन नहीं लगा रहता तो इतना जो गाड़ी देख रहे हैं कि थाना में लगा हुआ, हर एक जगह मद निषेध का थाना खुल गया, हर एक जिला में, हर एक चौराहा पर पुलिस चेक कर रहा है, तो पुलिस तो अपना काम कर ही ना, उसके लिए तो सरकार दोषी नहीं, उसके लिए तो हम दोषी हैं। और आम पब्लिक जो उठकर अपने आप को बेरोजगार कर रहा है तो अच्छा काम कर नहीं करके बुरा काम में लग गया, शराब का होम डिलीवरी वही पहुंचाने लगा। इसमें क्या नीतीश कुमार जी के लोग पहुंचा रहे हैं कि भाजपा के लोग पहुंचा रहे हैं? इसमें तो हमको लगता है कि टोटली लोग एक तरीका से जो अपने आप को बेरोजगार कर रहा है और सोच रहा है कि हम कितना जल्दी धनी हो जाए, तो उसको तो एगो किन काम बातों मिल का जवाब आप दीजिएगा? विपक्ष का आरोप तो यह भी है कि प्रशासनिक प्रशय मिलने के बाद जिनको प्रशासनिक आशीर्वाद प्राप्त है वहीं लोग शराब बिहार में लेकर के आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों के माध्यम से एक एक धन कुबेर बन करके बैठ गए जो लोग शराब का कारोबार किए, जो शराब माफिया बन करके बैठे। ऐसा कुछ बात नहीं है। तो अगर ऐसा बात रहता तो मुझे लगता है कि विपक्ष के ही लोग इसमें सबसे ज़्यादा धन कुबेर बन के बैठे हुए हैं, और वही सबसे ज़्यादा शराब का होम डिलीवरी से लेके और ट्रक तक यहाँ मंगवाते हैं और वही कटवाते हैं कहीं से न कहीं से मैनेज करके, और किसी को न किसी को प्रलोभन दे के। अगर ऐसा उदाहरण दीजिएगा तो हमको लगता है कि ये लोग नीतीश कुमार को दोषी देता है, ये पुल ढह गया, ये फलान हो गया, ये विकास नहीं हुआ, तो 80% ठेकेदार जो है वो विपक्ष के ही लोग हैं। आप उठा के डाटा देख लीजिए हर एक जगह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 80% लोग जो हैं वो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अन्य दल के लोग हैं, भाजपा और जदयू के लोग मुंह ताक रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं जहाँ पुलिया गिरता है वहाँ पे आरजेडी के लोग काम कराते हैं इसलिए गिर जाता है। खैर, ये सारी पुरानी मुद्दे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे कि आरजेडी के, मेरे कहने का मतलब है कि इस सरकार में अगर ठेकेदार अगर कोई है तो वो विपक्ष के लोग ठेकेदार, 80% लोग विपक्ष के ठेकेदार हैं और वही लोग काम करवा रहे हैं और सरकार को दोष दे रहे हैं। सरकार को, खैर इस बात से आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार को चिन्हित करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि वो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा आरजेडी के ठेकेदार हैं, कौन से विपक्ष के लोगों के ठेकेदार। दूसरा सवाल, अब नए जो मुद्दे और नए जो वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसमें से एक तो पहला प्रशांत किशोर जी के शराबबंदी कानून को लेकर के है। दूसरा उनका वादा जो है बिहार की जनता से वो ये है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह देंगे। ये कैसा आपको लग रहा है कि ये कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी जो लेके आए हैं एक तरीक़ा से आंदोलन लेके आए हैं, तो हमको जहाँ तक जानकारी, हम तो लगातार कर रहे हैं, 3-4 सालों से बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं, पदयात्रा निकाला उन्होंने, बिहार की जनता से संवाद स्थापित किया, लगभग बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनका अपना जनता से संवाद रहा है। तो प्रशांत किशोर जी को इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी जो भी अभी मुद्दा ला रहे हैं वो जनता के पक्ष में ला रहे हैं, लेकिन कितना धरातल पर उतरेगा ये मुझे लगता है कि जो बात कर रहे हैं उसमें से 10% भी धरातल पर नहीं उतरने वाला है। 100 साल से सरकार चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे समझदार और सबसे चालाक या सबसे चाणक्य बोल दीजिए तो प्रशांत किशोर जी हैं। बाकी लोग, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का या किसी दल का हो, मूर्ख है। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये जो आंदोलन जो चला रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो मैंने अभी तक ये रीड किया है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उससे करप्शन पैदा होता है और करप्ट लोग पैदा होते हैं, करप्ट लोग राजनेता बन जाते हैं। अब उदाहरण ले लीजिए, दूर नहीं जाइए, इसको मैं हिंदी में व्याख्या करना चाहूँगा। करप्ट लोग पैदा होते हैं यानी कोई ना कोई भ्रष्टाचारी जन्म लेता है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचारी जन्म लेता है, भ्रष्टाचार को वो आगे बढ़ाता है और उसमें लिप्त हो जाता है और सबसे अपना नाम कर लेता है उस मामले में। दूर नहीं जाइए, अभी जयप्रकाश नारायण का भी तो मैं बाद में नाम लूंगा, जननायक जयप्रकाश नारायण का भी। फिलहाल मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन को देखा और अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी पैदा हुआ। और मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं कि केजरीवाल ने क्या क्या किया। दिल्ली को स्वर्ग बनाने का जो वादा किया था उसको कहाँ तक स्वर्ग ले गया, मुझे इस बात का बोलने का ज़रूरत नहीं। अगर स्वर्ग ले गया होता तो वहाँ जनता उसको नकारती नहीं। तो प्रशांत किशोर जी जो आंदोलन चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक नहीं, हमको लगता है कि हजारों भ्रष्टाचारी पैदा होगा। और प्रशांत किशोर जी के बात में दम नहीं है। प्रशांत किशोर जी, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं नाराज हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जी, तो आप जो स्टेटमेंट देते हैं वो मित्रों की नाराजगी और उनकी खुशी को देख करके देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग उधर चले गए हैं प्रशांत किशोर जी के बातों को देखकर। उनके विचारधारा से वो लोग सहमत हैं तभी तो जा रहे हैं। विचारधारा से सहमत नहीं। आज के समय में विचारधारा कोई बात नहीं होता है। आज के समय में फायदा बात होता है। जो भी लोग हो अपना फायदा और घटी देखता है।
तो क्या उनके पार्टी में जितने आपके लोग गए हैं या आपके जानने वाले गए हैं, तो क्या उन लोगों को वो सैलरी दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं? इसलिए सैलरी नहीं दे, देखिए सैलरी नहीं देना, ना कोई तो गया तो अपना फायदा में ही गया है। और मैं तो कहूंगा कि एक तरीका से फ्यूज बॉल के झालर लोग पहुंच गए हैं, जिनको किसी भी पार्टी में पूछ नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, तो वो लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है, अच्छा है, करें। अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं सत्ता में, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो शुभकामना है उनके साथ में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सक्सेस हो पाएंगे यहाँ। और वो इतना ज़्यादा फेंकाएंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे। अभी देखिए, अभी आप जो केजरीवाल का हमने उदाहरण दे दिया, केजरीवाल दिल्ली में, बिहार में हमारे जन्म से पहले जन नायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग, एक नहीं कम से कम 4-5 ऐसा भ्रष्टाचारी लोग पैदा ले लिए, राजनीतिक उपज उनका हो गया। नाम बताएंगे उन लोगों का? अब नाम देखिए, वो लोग हमारे पिता के समय के नेता हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। और वो लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, ये मैं नहीं कह रहा, प्रतिदिन का अखबार कह रहा है, प्रतिदिन लोग के सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला जाता है उसमें उसको भ्रष्टाचारी, मेरे प्रमाण पत्र देने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएगा, जो पूरा जनता बोल रहा है। जो आप इशारे में जिनका नाम आप नहीं बता रहे हैं, जनता तो जान ही रही है, और आपके प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता भी नहीं है, कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये प्रत्येक माह देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या तेजस्वी यादव ऐसा कर पाएंगे? चूँकि जब वो 17 महीने गठबंधन की सरकार में थे, महागठबंधन के नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में जब थे, तो वो दावा करते हैं कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी। एग्जैक्ट आंकड़ा का प्रमाण कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कई मंचों से दावा किया है कि हमने कई लाख नौकरियां दे दी हैं। मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव माई बहन योजना लागू करेंगे? अपने घर की तो भौजाई है उनकी, जो उनकी बड़े भाई की औरत है, उसको तो वो सम्मान दे ही नहीं पाए, तो दूसरे को क्या सम्मान देंगे? सारण के बेटी को, हमारे यहाँ हम जब बच्चा थे बचपन में, तो हमारे यहाँ जातिवाद का कोई नाम निशान और चिन्ह नहीं था। मेरे चाचा जी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, और एक भीषम प्रसाद यादव जो मढ़ौरा से विधायक हुआ करते थे, तो आते थे, उनका यादव नाम नहीं रखते थे, उनका नाम रखते थे भीषण बाबू। तो उस समय ये होता था। तो उसी तरीका से चंद्रिका राय जी जो है, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, विधायक भी रहे हुए हैं, उनके पिताजी जो थे दरोगा प्रसाद यादव, जिनको दरोगा बाबू के नाम से संबोधित किया जाता था, उनकी वो पौत्री है, तो उसको तो सम्मान दे ही नहीं पाए। तो आम जनता की कौन कहे कि ये सम्मान देंगे और माई बहन योजना लाएंगे और 2000 देंगे? बिहार का बजट कितना है? आप मुख्यमंत्री थे उसी समय, आपके भाभी के साथ में ऐसा हुआ, तो ये झूठ साच का ढकोसला है, ये आम पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं। तो उनका जो फैन है, उनका जो फॉलोअर है, वही बात को सही मान रहा है जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, और वही देखना चाहता है। उससे ऊपर उठ के भी तो देखे कि ये करना क्या चाहते हैं और इसमें कितना तर्क है और कितना सही है, ये भी लोगों को देखना चाहिए। तेजस्वी यादव जो बोल दिए वही सही है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसमें क्या तर्क है और क्या सच्चाई है, इसको भी तो परखना चाहिए। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं वो सही है? 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे 20 सालों में, पहली बार ऐसा उनको लग रहा है कि बिजली को लेकर के महंगाई बिहार में है, तो 125 यूनिट फ्री देंगे 20 सालों में। क्या उनको यह बात याद नहीं आई थी? 125 यूनिट तो दे ही दिए ना, अभी तो बाकी भी तो नहीं है, दे ही दिए। आप मांग कर रहे थे कि नहीं, इनको सम्मानजनक वृद्धा पेंशन वाले लोगों को या नागरिक सुरक्षा पेंशन वाले लोगों को बढ़ोतरी किया जाए, तो नीतीश कुमार जी ने 400 से 1100 तो कर ही दिया। उसका श्रेय तो प्रशांत किशोर जी ले रहे हैं कि जब हमने कहा कि हम 50 साल से ज़्यादा लोगों को जब हम पैसा देंगे, तो अभी तो हम सरकार में आए नहीं, लेकिन हम केवल अनाउंस किए हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे। तब तक नीतीश कुमार डर करके ये काम कर दिए। मतलब प्रशांत किशोर जी का नीति निर्धारण करते हैं, सत्ता में है क्या? प्रशांत जी तो एक चपरासी भी नहीं है, चपरासी कौन कहे कि वार्ड सदस्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, न शासन में है न प्रशासन में है, तो आखिर है क्या कि इन्होंने कर दिया? प्रशांत किशोर जी ढकोसला, प्रशांत किशोर जी को किया नहीं। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे ही हमने इन सारी बातों को कहा कि हम बुजुर्गों को देंगे 2000 रुपये महीना, तब तक डर करके इन्होंने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की है। अभी तक मेरे समझ से बिहार और देश में कुछ हो नहीं रहा था। जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से शुरू हो गया है सब कुछ होना। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी उनके साथ में शामिल हैं और बहुत अच्छा भी करेंगे, मेरा शुभकामना है। जो सब करता है वो कुछ नहीं करता है, केवल अपना पॉकेट भरता है। आगे चलिए।
तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। बिहार में जो विकास होना है वो प्रशांत किशोर जी के आने के बाद हो रहा है। प्रशांत किशोर जी नहीं थे तो बिहार में विकास नहीं हो रहा था। तो सही बात है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी के पहले कुछ नहीं हुआ था। जो प्रशांत किशोर जी आ रहा है हर एक बात का श्रेय लेने। अपने मियाँ मिठू बनना है तो बनते रहिए, आपको बनना है तो कौन आपको रोके जा रहा है। आखिरी में एक और सवाल होगा मनीष जी आपसे कि क्या बिहार में जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या देख रहे हैं आप, त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्यूज बॉल के झालर को इकट्ठा कर लिए हैं, तो फ्यूज बॉल का झालर बहुत बड़े संख्या में है और वो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहा है। और भाजपा अलायंस जो भी है, जदयू है, एलजेपी है या हम है, अन्य पार्टी जो भी है, उनको ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव का सरकार फुल फ्लेज में, प्रशांत किशोर इसके पहले मैनेजमेंट का काम करते थे, अब उनका काम वो ख़त्म हो गया, उनका मठ का उजागर हो गया, अभी मठ उजड़ गया वो, अब वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, अब उनका सिक्का लाल हो नहीं सकता है। तो उसने अलग ट्रिक अपना लिया और अलग ट्रिक अपना के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके वो वहाँ से वोट को डिवाइड। क्या उनके प्रशांत किशोर के साथ में एम और वाई समीकरण है? कभी किसी कीमत पर नहीं जाएगा। यादव और मुसलमान वर्ग का लोग जो भी है वो तेजस्वी यादव को ही वोट करेगा, वो कांग्रेस को ही वोट करेगा, वो ये देखेगा कि भाजपा को कौन हरा रहा है उसको ही वोट करेगा। तो वो तो कुछ वहाँ पे सेंधमारी कर ही नहीं पाए। जब सेंधमारी किए तो भाजपा के अलायंस के वोट में सेंधमारी की और उसमें सेंधमारी करने में बहुत हद तक सफल हो गए हैं वो। तो ये प्रशांत किशोर जी तेजस्वी का सरकार बनाने आए हैं, कांग्रेस का हाथ मजबूत करने आए, आरजेडी का हाथ मजबूत करने आए, वामपंथ को बढ़ावा देने आए हैं प्रशांत किशोर जी, और दूसरा कोई काम करने नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार को और 200 फीट नीचे ले जाने के लिए आए हैं, गर्त में ले जाने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी और 200 फीट नीचे ले जाने के लिए हैं। एक आखिरी सवाल और है कि बिहार में इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे या किसी और को आप देख रहे हैं? अब ये मैं को विधायक दल का नेता चुनने का मुझे अधिकार तो नहीं है कि मैं बता दूंगा कि नीतीश कुमार जी। कई लोग तो कह रहे हैं कि अब 20 सालों तक हो गया, इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। अब ये तो पार्टी का बात है। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, ये तो जो भी अलायंस पार्टी है ये तो उनका निर्णय है, लेकिन अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार के ही चेहरा पर बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें कुछ कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। तो ये मनीष सिंह जी थे जो कि समाजसेवी हैं और इन्होंने बखूबी और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।